चलिए दोबारा बेटा फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डॉट करेंगे, वर्क आएगा कांस्टेंट फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट ds। इंटीग्रेशन कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले कर चुके हैं, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh कर लिया था, और एक वर्क एनर्जी थ्योरम किया था, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ये लास्ट टाइम का टॉपिक थे। आज मैंने नया क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को मैंने एज मोमेंटम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। पुराना फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड, मास इनटू मास हो गया m स्क्वायर, v का पहले स्क्वायर था, 4 स्क्वायर इकट्ठा लिख दिया, mv को मोमेंटम लिख दिया, तो p स्क्वायर बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए इन फ्यूचर फॉर्मूला ये भी यूज करेंगे। और अगर हमें p निकालना है इसी रिलेशन से, 2m को इधर ले जाइए, 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये p का स्क्वायर आएगा, रूट ले लो तो रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम बन जाएगा। इस पे बेस्ड आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए नया आज एक दूसरा हमने शुरू कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दुनिया की या किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहती है, उतनी ही रहेगी। वो एक फॉर्म से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाए, या कोई और फॉर्म भी बन सकती है बेटा। मान लो एक ना बेटा बॉल नीचे गिरे, एक बॉल को मैंने छोड़ दिया ऊपर से, नीचे की ओर आ रही है। आपने कभी सोचा कि दोबारा ये बॉल सेम हाइट तक क्यों नहीं चढ़ती? बेटा जहां से छोड़ी थी अगली बार बेटा बाउंस बैक होके कम हाइट तक जाती है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब बेटा बॉल नीचे आके गिरती है ना, मान लो किचन में पानी का गिलास गिर जाए, डिपेंड्स कि वो कांच का था या स्टील का था, तो मम्मी से जो बेटा फायर आना है, जो गालियां पड़नी है, वो मम्मा सुन के पहले ही बेटा जज कर लेती है बेडरूम में कि ये बच्चे ने क्या किया। गिलास खाली था, भरा हुआ था, कैसे पता लगा मम्मा को कि उधर किचन में क्या हुआ? चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे मम्मा को कैसे पता लग गया बेडरूम में कि किचन में क्या हो गया। हाँ जी, साउंड 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 बहुत अच्छी। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड भी तो एनर्जी है ना। तो बेटा जो ग्लास गिरा था तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो कुछ साउंड एनर्जी में चेंज। इसके अलावा आपने ना कभी कभी 2 वाइट कलर के पत्थर लिए होंगे, कभी मिल गए होंगे, मैंने तो किया था छोटे होते हुए। उसको अंधेरे में ले जाके ना पर्दे पुर्दे बंद करके दोनों पत्थर को ऐसे मारते थे। कुछ होता था बेटा, कौन कौन बताएगा जरा, चैट बॉक्स में लिखेंगे। 2 पत्थर को ऐसे रगड़ा, व्हाइट वाले जो होते थे, बिल्कुल है स्पार्क स्पार्क बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कईयों ने करके देखा हुआ है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी नाइस। ठीक है यशस्वी तुषार बेटा, सभी का ठीक है, चिंगारी निकलती है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। कईयों ने स्पार्क आंसर दिया, कईयों ने चिंगारी लिखा, ठीक है। तो वो चिंगारी जो है उसमें बेटा लाइट आती है, आपको लाइट अभी तो अंधेरे में दिखता है, तो कुछ एनर्जी लाइट में चेंज हो गई। और बेटा पुराने जमाने में लोग पत्थर को रगड़ के आग भी लगाते थे, हीट भी बनती है। तो 3 चीजें मैंने बता दी बेटा, 3। नंबर 1, जब बेटा जो बॉल है ना नीचे आके गिरती है तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है साउंड में, और थोड़ी सी हीट भी बनती है बेटा। चिंगारी तो नहीं निकलती हर बॉल से, तो 2 एनर्जी हो गई। अगर बेटा पत्थर पे पत्थर आके गिरे, मार्बल पे हम पत्थर छोड़ दे तो उसमें थोड़ा सा स्पार्क भी आएगा। तो बेटा 3 एनर्जी बन गई बेटा, लाइट, साउंड, हीट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका काफी हिस्सा बेटा हीट में, साउंड में चेंज हो चुका है, तो टोटल एनर्जी तो सेम रहनी है। इसका मतलब दोबारा अब जब ये ऊपर आएगा ना, तो ये उतनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बना पाएगा जितनी पहले थी, क्योंकि कुछ एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज होगी। इसीलिए बॉल दोबारा सेम हाइट पे वापस नहीं आती, क्योंकि उसने कुछ एनर्जी लूज कर दी है कुछ और फॉर्म्स में, लेकिन टोटल सेम रहेगा। टोटल सेम मान लो कि इसकी एनर्जी यहाँ पे थी 20 जूल जब यहाँ से छोड़ा था, अगली बार ये उस हाइट पे आई नहीं, इस बार एनर्जी 15 जूल रह गई बेटा। बॉल की एनर्जी 15 जूल रह गई, तो बाकी की 5 जूल कहाँ गए? वो 5 जूल मान लो कि 3 जूल उसके हीट में चले गए, और 2 जूल जो है
वो कन्वर्ट हो गई लेटर से साउंड में, लेकिन टोटल सेम आएगा, पहले भी 20 था अब भी 20 है, अब पोटेंशियल कम हो गई है, कुछ और एनर्जी बन गई। तो टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है, नई एनर्जी बनाई नहीं जा सकती, जो है वो खत्म नहीं की जा सकती, जितनी है उतनी रहेगी। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको चेंज कर सकते। होप कि आपको प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। पेपर में इसके आने की चांसेस जरा कम है, जो मैं क्वेश्चन आपको करके दे रहा हूं उसके चांसेस ज्यादा है। तो हमें पहले तो प्रूव करना है, ये फॉर्मूले लिखने सारे आपने बेटा अभी यूज करने हैं हमें थोड़ी देर में। ये हमें प्रूव करना है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, जब तक वो नीचे आके टच नहीं करता, जो टोटल उसकी एनर्जी है काइनेटिक और पोटेंशियल, जब नीचे आके टच करेगा तभी तो हीट बनेगी, तभी तो साउंड बनेगी। अभी नीचे टच नहीं हुआ, जस्ट पहुंचा है, तो रास्ते में उसकी जो एनर्जी है ना वो सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल होगी। हमें प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल सेम रहती है हर जगह। तो मैं 3 जगह निकालूंगा, एक बार फॉर्म फाइंड करेंगे टॉप पे, एक बार इन बिटवीन कहीं निकाल लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, एक बार बॉटम पे निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि तीनों बार एनर्जी का टोटल सेम आ रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आता, इसलिए इसको देंगे हम 2 स्टार। तो क्वेश्चन इज प्रूव दैट total energy remains constant, total energy remains constant during free fall of a body। ये क्वेश्चन करना है, इजी है बहुत, ज्यादा पंगे नहीं है, आराम से आ जाए। 3 स्टेप्स, 3 जगह निकालनी है हमें एनर्जी। तो हम एक ऑब्जेक्ट को ना ड्रॉप कर देंगे हाइट कैप्लेक्स से। अच्छा बेटा, मैं ना जब आपको समझा रहा होता हूँ ना तो कुछ चीजें बोल देता हूँ, लेकिन यहाँ बोर्ड पे मैं लिखता नहीं हूँ। तो आपने अपना जो स्कूल का टीचर है ना उसको थोड़ा सा पहचानना है कि वो क्या चाहता है। कोई को टीचर कहता है कि हर एक ना लाइन टू लाइन भी लिखो, कि पहले एक ऑब्जेक्ट था मास एम का, उसको हाइट पे ले गए, वहां से ड्रॉप किया, वो भी लिख के दो। कोई कोई कहता है कि सिर्फ स्टेप्स लिख दो काम चल जाएगा। तो वो स्कूल का टीचर देख लेना कैसा है बेटा। 11th में ना जो स्कूल टीचर है वो थोड़ा सा अपना ज्यादा अकड़ दिखाते हैं। +2 में तो पेपर पता है उनको, उन्होंने तो नहीं लेना, वो तो बोर्ड एग्जाम वालों ने लेना है, सीबीएसई वालों ने, जैसे 10th में भी हुआ था अभी आपके साथ। भाई 10th का फाइनल पेपर तो बोर्ड ने लेना है, सीबीएसई एग्जामिनेशन सेंटर में जाके होगा, तो टीचर ने थोड़ी डाला पेपर, वो उसने चेक भी नहीं करना बेटा। सेम वे 11th में आपको थोड़ा सा वो कष्ट देंगे, तो थोड़ा सा स्कूल टीचर को समझ लेना कि उसका जो नब्ज है वो कैसी है, वो क्या चाहता है। तो मैं स्टेट पे शुरू कर रहा हूँ, आप स्कूल के टीचर के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। एक मास है m, उसको हम हाइट h से ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से छोटा करना, हाइट h से एक मास को ड्रॉप करना है। मतलब जो मैंने बोला अभी, ये आपने लिख भी देना है। अगर टीचर कहता है कि लिख के दो, तो लिख देना कंसीडर अ मास m इज बीइंग ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, तो डाल देना अगर टीचर ने बोला तो। ओके, तो एक बार तो मैं पॉइंट ए पे निकालूंगा इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम। एक बार जब यहां से ये डिस्टेंस x से नीचे आ चुका हो, जब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x और ये पहुंच जाएगा पॉइंट बी पे, यहां पे भी निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या थी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी। लेकिन यहां तक आते आते इसकी कुछ वेलोसिटी बन जाएगी, उसको वेलोसिटी को मैं v1 लिख रहा हूं, और नीचे आएगा और तेज हो जाएगा बेटा, और ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी होगी v2, और ये
फर्दर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। H माइनस स्मॉल h, ठीक है, इसको x लिखा मैंने, टोटल h था तो इसको h माइनस x लिखेंगे, वेरी सिंपल, कोई ज्यादा इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे पहुंच के वेलोसिटी v2 हो गई, मास तो वही, इसको पॉइंट को मैं C मार्क कर रहा हूँ। A B C पे हमें प्रूव करना है कि हर जगह काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल, क्योंकि और कोई एनर्जी तो है नहीं बेटा, जब नीचे टकराएगा जाके फिर तो साउंड भी बनेगी, हीट भी बनेगी, लाइट भी बन सकती है। तो इसके पहले पहले की बात कर रहे हैं, जब टक्कर नहीं हुई अभी, उसके पहले दो एनर्जी होंगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। हम प्रूव करेंगे उनका टोटल हर जगह हर जगह हर जगह सेम आ रहा है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। तो सबसे पहले आंसर पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे यहाँ पे वेलोसिटी थी 0, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या थी और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, चैट बॉक्स में लिखिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, चैट बॉक्स में लिखिए जरा फटाफट। ठीक है अंकिता चैटर्जी बेटा, दोनों वहां से लिख देना, दोनों डैश कॉमा डैश, दोनों वहां से लिख दीजिए बेटा, डैश कॉमा डैश। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, पहले काइनेटिक लिखिए कॉमा पोटेंशियल। हाँ जी मधु, ठीक है बेटा, दोनों दोनों एनर्जी लिख दीजिए, काइनेटिक कॉमा पोटेंशियल। क्या आंसर है आपका? ठीक है बेटा, अंकिता चैटर्जी बेटा बिल्कुल सही है। हाँ जी, आशीष सिंह का आंसर ठीक है बेटा, यश का आंसर भी सही है, वेरी गुड। एच भी सही डालना बेटा, कैपिटल एच है टोटल हाइट, स्मॉल एच नहीं डालना, कैपिटल एच डालना। हाँ अब ठीक है, तुषार का भी ठीक है बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है सुबह लक्ष्मी बेटा आपका भी सही है, गुड। चलिए तो सभी ने आंसर दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो फिर टोटल एनर्जी हुई, दोनों का सम कर देंगे, इक्वल टू mgh। ये पॉइंट ए पे निकला। अब निकालने जा रहे हैं पॉइंट बी पे एनर्जी। पॉइंट बी पे ना कुछ वेलोसिटी बन चुकी हो। अब हम जानते हैं ना कि जब फ्री फॉल होगा तो एक्सेलरेशन होता है इक्वल टू जी, सही है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस की जगह पे एस, यानी v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gx। रूट नहीं निकालना, ओनली v1 का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी, वो आएगी हाफ m v1 स्क्वायर, यानी हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर करेंगे तो 2gx लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये बेटा आ गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए आप जरा, राइट इन चैट बॉक्स, पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखा जाए पॉइंट बी पे। नहीं गलत हो गया, mgx नहीं है, विश्वजीत का भी गलत हो गया बेटा, mgx नहीं है, अभी गलत लिख रहे हैं बच्चे, 0 भी नहीं है। हाँ विश्वजीत अब ठीक है बेटा, कुणाल का भी ठीक है, और बच्चे भी आंसर दीजिए बेटा, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी, आसान क्वेश्चन है। हाँ जी मधु का भी ठीक है बेटा, ब्रैकेट डालना है, वेरी गुड। कीर्ति का ठीक है, यश का ठीक है। एम जी इंटू हाइट, बेटा हाइट कितनी है अब, h माइनस एक्स, या यूं कर दीजिए एम जी एच, कई बच्चों ने ऐसे लिखा वो भी। तो बेटा अब की बार टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या आई, चैट बॉक्स में लिखेंगे जरा, दोनों का सम कर दीजिए।
दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुणाल का आंसर ठीक है बेटा, एच कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं आएगा। देखो ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, एमजीएक्स कैंसल। हाँ, एच कैपिटल डालिए, आप सही है। मधु का ठीक है बेटा, कीर्ति सिंह ठीक है, विश्वजीत ठीक है, सभी का ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चेक करो, फिर से सेम आंसर आ गया। पहले भी एमजीएक्स था, अब भी एमजीएक्स। बिल्कुल सही है बेटा, करेक्ट। भाविक बेटा ठीक है। अब पॉइंट सी पे आ जाओगे। पॉइंट सी, सी पे वेलोसिटी हो गई v2, शुरू में थी 0, v2 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू एक्सेलरेशन g इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो गया h। इसका मतलब है v2 स्क्वायर हो गया 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी क्या हुई इस बार? चैट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत अच्छे बेटा, नहीं v का स्क्वायर पुट करना ना यहाँ पे, जैसे पहले पुट किया। हाँ, अंकिता चैटर्जी ठीक है, विश्वजीत का ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। v2 का स्क्वायर यहाँ पे डाल दीजिए बेटा, सही आंसर दिया बच्चों ने। 2gh, 2 से 2 कैंसर, तो काइनेटिक एनर्जी है mgh। पोटेंशियल एनर्जी है 0। बेटा ग्राउंड पे पहुंच गए अब तो, पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, बिल्कुल सही है अंकिता बेटा, अंकिता सिंह का आंसर ठीक है। तो फिर टोटल एनर्जी बेटा दोबारा फिर से चेक करो। टोटल एनर्जी फिर से mgh। बेटा यही प्रूव करना था ना कि सभी पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम हर जगह सेम रहता है। चलो अच्छा, मुझे लग नहीं रहा कि इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एक बार फटाफट ना एक काम करो, मैंने आपको बताया था नोट करने का तरीका। नोट करने का तरीका था कि डायग्राम ड्रॉ कर दो, समझ लो क्या क्या स्टेप किए, फिर इसके बाद अपने आप लिखना शुरू कर दो बेटा, वो बेस्ट मेथड है नोटिंग डाउन। यहां से मत देखो, तरीका आपको पता लग गया। हाँ, जहां रुकोगे फंस गए कहीं कि अब क्या करना था, फिर इधर देखिए, अदरवाइज यहाँ पे मत देखिए। हाँ जी यश बेटा, चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। हाँ जी यश बेटा, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, चलो कोई बात, ठीक है। ओके, अब ना क्विकली जरा स्टेप्स देख लो क्या क्या किया है हमने। फिगर में क्या क्या था, पेपर में आता है क्वेश्चन, लेकिन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं है। 3 नंबर का आता है बेटा, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, लेकिन इसकी स्टार रेटिंग 2 है। किसी किसी स्कूल में आएगा, सभी में नहीं आएगा। हाँ जी, यश का क्वेश्चन है व्हाई वी हैव सॉल्व्ड दिस। बेटा वेलोसिटी निकालने के लिए हमें निकालने की ना कि अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी पॉइंट पे सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या बन गई। उसके लिए फिर वो इजी फॉर्मूला है ना जिसमें टाइम नहीं आता, टाइम की बात नहीं हम कर रहे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वो लगाते हैं। चलिए प्लीज कैरी ऑन एंड ट्राई टू डू योरसेल्फ। 4 minutes टू डू। हो जाएगा तो चैट बॉक्स में डन लिखना है। अंकिता सिंह का हो गया है, बहुत अच्छे। अंकिता चैटर्जी का भी हो गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हर्षप्रीत ने कर लिया, वेरी गुड। अभिजीत का हो गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मधु ने कर लिया, हरजस ने कर लिया, बहुत अच्छे बेटा, कैरी ऑन, कैरी ऑन। प्रतिष्ठा नेगी हो गया है, अमितोष का हो गया, चलो ठीक है बेटा।
चलिए ऑलमोस्ट सभी बच्चों का डन का मैसेज आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर conservative and non-conservative forces? Prove that, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, रेटिंग 3 स्टार। Prove that gravitational force is conservative in nature. Prove that gravitational force is conservative in nature। ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम के लिए आता है बेटा 3 मार्क्स का और रेटिंग इसका 3 स्टार। चलिए अब नोट डाउन कर लिया होगा, रब कर रहा हूं बेटा। इसको 2 बार कराऊंगा क्वेश्चन को मैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस पे सोचने वाला है, और जो पॉइंट बच्चे ना गलती करते हैं वो भी बताऊंगा, और आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी जो दूसरे बच्चे करते हैं। देखो बेटा ऐसा है, फोर्स का कंजर्वेटिव होना या नहीं होना वो डिपेंड करता है कि उस फोर्स के अगेंस्ट, जैसे एक लिफ्ट जब ऊपर जाती है ना बेटा, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है। जब लिफ्ट नीचे को आती है, ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे है, लिफ्ट भी नीचे को आ रही है, तो उसको नीचे लाने पे जो वर्क है ना बेटा, वो करना है ग्रेविटी। दोबारा सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, जब किसी फोर्स के अलोंग जाते हैं तो वर्क डन बाय द फोर्स होता है। ग्रेविटी का फोर्स नीचे को है, जब चीजें नीचे को जाती हैं तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब ऊपर को जाएंगे देन वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर किसी फोर्स का वर्क डन या वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्स, जैसे ग्रेविटी का वर्क डन नीचे की तरफ अगर ऑब्जेक्ट आएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर। अगर किसी फोर्स का वर्क डन या वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्स वो पाथ पे डिपेंड ना करे, यानी हमें पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को बी पे लेके जाना है, तो किसी भी रास्ते से ले जाओ, ऐसे ले जाओ, इस तरह से ले जाओ, या फिर ऐसे ऐसे ले जाओ, अगर तीनों केसेस में सेम वर्क हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए किसी भी फोर्स का वर्क डन या वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्स, वो तीनों रास्तों से अगर सेम हो जाता है, रास्ते पे नहीं डिपेंड करता, उस केस में बेटा उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, दोबारा बताऊंगा एक, कोई बात। इफ वर्क डन बाय या फिर अगेंस्ट, बेटा स्लैश डाल देना, दोनों काम करेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट अ फोर्स, doesn't depend upon path। किस रास्ते लेके गए ऑब्जेक्ट को उस पर डिपेंड नहीं करता, ऐसे ले जाओ तब भी उतना वर्क, ऐसे लेके जाओ तब भी उतना वर्क, ऐसे लेके जाओ तब भी उतना ही वर्क। Then force is called या said to be conservative।
होप के कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे मेरी बात सुनो बेटा, आप में से कितने लोग जो हैं वो वैष्णो देवी गए हैं बेटा? वैष्णो देवी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, किया गई है। यू कैन रेज योर हैंड, नो प्रॉब्लम। और कोई बच्चा गया बेटा वैष्णो देवी? पुनीत भी गया है, ठीक है। प्रतिष्ठा ने की नहीं गई? हाँ जी। और कौन सा बच्चा गया है बेटा? काफी बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। सुबह लक्ष्मी गई है, वेरी नाइस। राजवीर भी गया है, ओके ओके। अंकिका चैटर्जी भी गई है, डन। अच्छा चलो ऐसे है बेटा, मेरी बात सुनो। वैष्णो देवी पहुंचने के लिए ना सड़क भी है, सीढ़ियां भी है। सड़क भी है, सीढ़ियां भी है। सड़क थोड़ा सा घूम घूम के चढ़ती है ऊपर को, और जो सीढ़ियां हैं वो थोड़ा सीधा, ज्यादा स्लो। कोई बंदा आपने नहीं सुना होगा रास्ते में कहते हुए कि सीढ़ियों से चढ़ना आसान है, या कोई कहेगा इधर से कम जोर लगता है। बेटा थकान उतनी होनी है। हाँ, हम अपने चेंज के लिए ना बेटा, आप हर रोज आलू पराठा थोड़ी खाते हो ना, आप थोड़ा चेंज कर लेते हो कि कल हम सैंडविच खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, शाम को डिस्कशन शुरू हो जाती है कल सुबह क्या खाएंगे, या चलो कल हम एक साउथ इंडियन खा लेते हैं, इडली खा लेते हैं। यू वांट अ चेंज। तो वो सड़क पे चलते 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 ना थोड़ा सा बंदा बोर हो जाता है, वो कहता है थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लेता हूँ, चलो फिर सीढ़ियां चढ़ के थक जाएगा, फिर कहेगा नहीं थोड़ा सड़क से चलते। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वैष्णो देवी पहुंचने के लिए आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा, चाहे सीढ़ियों से चले जाओ चाहे रोड से चले जाओ, बराबर वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? ग्रेविटी। बहुत अच्छे बेटा, विश्वजीत बेटा सही आंसर है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं, अभी बेटा ठीक है आंसर, सभी का आंसर ठीक है बेटा। ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन है वो चाहे तो चढ़ाई सीधी चढ़ लो तब भी उतना ही होगा, चाहे स्टेयर केस के अलाउंग चले जाओ, सीढ़ियों से चले जाओ तब भी उतना ही वर्क होगा। यही प्रूव करना है, क्वेश्चन भी यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रूव करो कि ये कंजर्वेटिव नेचर की है, यानी इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं आपको ना वो एक लूप होल बताता हूँ। हाँ, हेलीकॉप्टर में नहीं जाना बेटा, हेलीकॉप्टर में भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो वर्क जो है वो हेलीकॉप्टर में जो तेल डाला ना हमने, जो उसके अंदर हमने फ्यूल डाला, वो कर देगा। करना तो है किसी न किसी को, तब भी उतना ही वर्क होगा, सेम आएगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा वर्क, क्योंकि हेलीकॉप्टर की बॉडी है वो भी उठा के लेके जानी है, और हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड है थोड़ा आवाज भी करेंगे, कुछ एनर्जी साउंड में वेस्ट हो जाएगी, उसमें ज्यादा करना पड़ेगा। हम खुद चढ़ जाएंगे तो कम करना पड़ेगा, नो डाउट। ओके चलो, तो जो बेटा वर्क डन जिस फोर्स का पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने प्यार से बता दिया, बार बार बोला मैंने, वर्क डन लिखा भी है यहाँ। आप चाहो इसको डबल अंडरलाइन कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से ना कम से कम 3-4 बच्चे वर्क डन लिखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आना पेपर में पक्का ही, जो अपना टेस्ट होगा ना वर्क पावर एनर्जी का, उस पर क्वेश्चन आएगा, तो उसमें काफी बच्चे ये लिखेंगे इफ आ फोर्स डजंट डिपेंड ऑन। मैं गलती बता रहा हूं पहले ही, फिर बाद में नाम लेके बताऊंगा किस बच्चे ने क्या लिखा, ये ध्यान रखना। वर्क डन को अंडरलाइन कर लो, मैं दोबारा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ बेटा, डार्क में लिख देता हूँ। वर्क डन को डार्क कर दो बेटा, अगर ये नहीं लिखा ना तो बेटा एक नंबर कट जाएगा। फोर्स नहीं, वर्क डन बाय द फोर्स। बेटा डिस्प्लेसमेंट का कोई चक्कर नहीं इसमें, मैं समझाता हूँ अभी। एक अभी और डेफिनेशन देनी है ना नॉन कंजर्वेटिव। अगर किसी फोर्स का वर्क डन नहीं लिखा बेटा, ये डेफिनेशन के नंबर उड़ गए। आपने याद भी की, रट्टा भी मारा, मेहनत भी की, लिखने में भी टाइम बिताया, नंबर तब भी नहीं मिले बेटा। गलतियां मत करना, अपनी गलतियां पहचानो कि आप कहाँ पे गड़बड़ करते हो। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते वर्क डन,
बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैट बॉक्स में लिखना है चैप्टर कौन सा चल रहा है। वर्क, एनर्जी एंड पावर चल रहा है। तो बेटा अगर चैप्टर वर्क, पावर, एनर्जी चल रहा है तो इस चैप्टर की डेफिनेशन ऑफ वर्क तो आएगा बेटा, नहीं तो फिर ये पिछले चैप्टर में आ जाता लॉज ऑफ मोशन में। नहीं, अगर वर्क डन लिखा ही नहीं आपने फिर ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन था बेटा। अगर एक फोर्स पाथ पे नहीं डिपेंड करती तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस चैप्टर में क्यों घुसा दिया इसको? इसको उसमें रखते बेटा लॉज ऑफ मोशन में। फिर तो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि वर्क इन्वॉल्व है। अब भूलना नहीं चाहिए बेटा, अगर किसी ने गलती की ना तो मैं फिर उसको कम से कम 10 बार लिखवाऊंगा टॉपिक की, जिसने पेपर में गलत लिखा। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स या अगेंस्ट अ फोर्स, वो अगर पाथ पे नहीं डिपेंड करता तो फिर वो फोर्स कंजर्वेटिव। और इसका उल्टा, इफ वर्क डन बाय या फिर अगेंस्ट अ फोर्स depends on path adopted, depends on path adopted, then force is called non-conservative. इसका एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन, +2 में भी कराऊंगा एक, वहां पे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने ऐड करना, ऐड कर दो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कंजर्वेटिव है। और इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो वर्क डन है ना वो पाथ डिपेंडेंट होगा। बेटा जब बच्चों को ना 11th क्लास में, +2 में ना पेरेंट्स स्कूटर दे देते, पेरेंट्स स्कूटर दे देते हैं कि बेटा चलो टाइम वेस्ट होगा बस में, स्कूटर पे चले जाए। तो कोई कोई बच्चा ना सीधा स्कूल जाने की बजाय पहले वो बॉय जो है वो गर्लफ्रेंड के घर जाएगा, क्योंकि वो भी तो साथ में लेके आनी है ना। और वो यहाँ से फिर इधर को जाता है और 2-4 दिन में पापा को पता लग जाता है कि ये स्कूटर जो है इसमें तेल तो इतने का डलना चाहिए था, ये तो ज्यादा खा रहा है। तो पापा पूछते हैं बेटा कहाँ कहाँ जाते हो? इधर को जाने में बेटा कम तेल लगेगा, क्योंकि जो वर्क है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन करता है। अगर गर्लफ्रेंड भी लेके आ गई ना साथ में तो बेटा ज्यादा तेल लगेगा। और समझ में आ गया? तो फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है कि आप स्कूल सीधा जाते हो या घूम घाम के जाते हो। उस केस में फोर्स को बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तब। वर्क डन फिर बोल रहा हूं, वर्क डन याद रखना, वर्क डन। इसको भी डबल अंडरलाइन कर दो बेटा और मोटा मोटा लिख दो। चलिए डेफिनेशन हो गए बेटे दोनों के, क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा। अब मुझे प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए नोट डाउन कर लो फटाफट जरा, अगर कर लिया है तो एक बार चैट बॉक्स में डन लिख देंगे। अमितोष हो गया, ठीक है, यश, विश्वजीत का हो गया, चलो ठीक है, सभी ने कर लिया है। अच्छा स्टिल अगर किसी का पेंडिंग है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी का पेंडिंग है स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने ये रब कर लिया। चलिए डन है सभी का, बहुत अच्छा, ठीक है ना, पहले तो यूज करनी पड़ेगी। चलो छोड़ देता हूँ, पहले मैं यहाँ कर लूँ। अब हमें प्रूव करना है
that gravitational force is conserved. इसको प्रूव करने के लिए हम एक मास लेंगे, कंसीडर अ मास m being moved from A to B through 3 paths, 1, 2 and 3. 3 तरीके से लेके जाएंगे बेटा। ये है रूट नंबर 1, ये है रूट नंबर 2 और ये है रूट नंबर 3। पास 1 से लेके जाएंगे, फिर 2 से लेके जाएंगे, फिर 3 से लेके जाएंगे और हम प्रूव करने जा रहे हैं कि तीनों केस में जो वर्क डन है वो इक्वल आएगा, इक्वल। इसको अभी मैं पॉइंट सी मार्क कर देता हूं। दिस इज पॉइंट डी, ई, एफ, जी, एच। एक बार सीधा लेके जाएंगे। तीन रास्तों से लेके जाना है ऑब्जेक्ट ऑफ मास m को और हमने प्रूव करना है कि तीनों में जो वर्क डन है वो सेम। तो पहले निकाल रहे हैं वर्क डन अलोंग पाथ 1। पाथ 1 के अलोंग कितना वर्क हुआ वो निकालने जाए। इसको मैं W1 लिख दूंगा जो कि वर्क डन फ्रॉम A टू C होगा पहले, तो फिर वर्क डन फ्रॉम C टू B। कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। A से C कितना हुआ और C टू B कितना हुआ, इसकी हाइट को भी मैं h लिख देता हूं। CB हाइट को h। बेटा जब A से C लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट इधर को, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी Fg। जैसे वो कुली वाला केस था ना, कुली वाला केस, कुली जो है उसके सिर पे जो सूटकेस रखा हुआ था वो सूटकेस को अपने हेड के थ्रू ऊपर को पुश करता है, अपवर्ड। अपवर्ड फोर्स लगाता है mg। याद आ गया आपको? और अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे जा रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे सीढ़ियां नहीं चढ़नी, सीढ़ियां चढ़ेंगे फिर वर्क करना पड़ता है, सीधा चलना है। सीधा चलना है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट हैंड साइड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री हो जाए। फोर्स mg कुली वाला केस, डिस्प्लेसमेंट AC, लेकिन एंगल दोनों में 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू 0, ठीक है ना? तो इधर को कोई वर्क नहीं होगा। हाँ जब ऊपर को लेके जाना है, ऊपर को ले जाएंगे तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट CB, फोर्स भी ऊपर को, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को। इस बार लिखेंगे आप cos ऑफ 0। cos 0 होता है 1, है ना? याद आ गया? तो ये पूरा तो हो जाएगा 0 क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू होता है 1 और CB का वैल्यू है h। तो आंसर आया mgh। तो रूट 1 से अगर हम मास m को ऐसे लेके जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा 0 और यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा mgh। जैसे आपको भी पता है मनसा देवी जाना, सॉरी मनसा देवी, वैष्णो देवी जाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं होती बेटा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट इधर को होती, इसलिए मुश्किल होता है, राइट? हाँ हमने फोर्स लगाया अपनी बॉडी को बेटा मनसा देवी पहुंचाना है, वैष्णो देवी पहुंचाना है,
तो हमें अपनी बॉडी को ना ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाना ऊपर, तो हमें फोर्स mg ऊपर को लगाना है इनटू डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा mg इनटू h। चलिए ये तो हो गया। अब पाथ 1 के लॉन्ग कितना वर्क आया फटाफट नोट कर लीजिए, मैं फिर ऊपर का हिस्सा रब कर देता हूँ, वो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ऊपर का हिस्सा रब कर, क्वेश्चन भी लिख लिया ना, क्वेश्चन मिटा दो बेटा, क्वेश्चन रब कर दे क्योंकि मुझे जगह नहीं बन नहीं पाएगी, मुझे 2 वर्क और क्वेश्चन को मिटा दो। चलिए अब मैं आता हूं पाथ नंबर 2 पे। बी पार्ट इसी का वर्क डन अलोंग रूट नंबर 2, ऐसे में जाने में कितना वर्क। अच्छा आपको याद है इंक्लाइन प्लेन अब तो बहुत बार ड्रॉ कर लिया हमने, ये एंगल था थीटा, वेट mg के हमने 2 पार्ट्स किए थे याद करो। ये वाला पार्ट क्या आया था बेटा, चैट बॉक्स में लिखेंगे, बड़ी बार हो गया अब तो, बहुत बार हो गया, चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा ये वाले पार्ट को क्या लिखा जाएगा, जिधर एंगल बनता है उधर। वेरी नाइस, विशप्रीत का आंसर ठीक है, कुणाल का ठीक है, थीटा मत लिखो कोई बात नहीं है। हाँ जी सुबलक्ष्मी का ठीक है, वेरी नाइस। हाँ जी यश भारद्वाज का ठीक है। ये वाला कॉस कंपोनेंट होता है, इधर आएगा mg cos थीटा, और बेटा इधर को क्या आएगा फिर mg sin। साक्षी बेटा ठीक है, अंकिता ठीक है, वेरी नाइस। इधर को आता है mg sin थीटा। लेकिन ये तो वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, ये तो नीचे को लेके आती है, हमने चढ़ाना है ऊपर की तरफ, तो हम इस पे लगाएंगे फोर्स ऊपर की तरफ इक्वल टू mg sin थीटा। दोबारा शुरू ध्यान से बेटा, ग्रेविटी चाहती है सूटकेस नीचे गिर जाए, mg फोर्स लगता है उसको, हमने उसको सूटकेस को लेके अगर ऐसे चलना है तो हम लगाएंगे फोर्स ऊपर को mg। अब ग्रेविटी चाहती है कि ये मास नीचे को आ जाए, लेकिन हमने ऊपर को चढ़ाना है, तो हम भी लगाएंगे फोर्स mg sin थीटा। तो फोर्स अप्लाइड, वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाई करेंगे आप mg sin थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये जो AB डिस्टेंस है ना, इसको आप अभी ऐसे लिख लो, AB को पूरे को ऐसे लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे। अब ध्यान से सुनो बेटा, फोर्स भी इधर को लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को हुआ, कितना एंगल दोनों में बेटा, कॉस भी लिख रहा ना, कॉस थीटा, कितना एंगल दोनों में, वेरी नाइस वेरी नाइस, जीरो बेटा। फोर्स भी इधर को, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को, कॉस ऑफ जीरो। चलिए कॉस जीरो होता है 1, तो वर्क आया mg sin थीटा इंटू s। बट जरा ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखो जरा, अगर ये एंगल थीटा है, जैसे ये वाला थीटा था ना, तो h है परपेंडिकुलर, s है हाइपोटेन्यूज, तो मैं साइन थीटा को परपेंडिकुलर h बाय हाइपोटेन्यूज s लिख सकता हूं ना। अब चेक करो बेटा, s से s कैंसल, कितना वर्क आया फिर से, पहले भी mgh था ना, अब भी mgh आ गया बेटा, चेक करो दोनों सेम, दोनों वर्क बराबर आ गए, तीसरा भी सेम आएगा, तो प्रूव कर रहा हूं। चलो ये डायग्राम मैं रख देता हूं, कोई बात नहीं है, एक आध बच्चा नया है ड्रॉ कर लेना। इंक्लाइन प्लेन तो फिजिक्स में बार बार आएगा बेटा, ध्यान रखना।
तो ये वाला फोर्स mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा। अब बस मैं तीसरा निकालने जा रहा हूं। वर्क डन, मेरा WD मतलब वर्क डन, वर्क डन अलोंग पाथ 3 अपना ये वाला है। इसमें वर्क आएगा W3 इक्वल टू A से D, फिर D से E, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखना बेटा। टोटल 6 वर्क है। AD, DE, EF, FG, GH एंड लास्ट इज H2B, H से B की तरफ। अच्छा, इसमें भी कुली वाले केस लगाने बेटा, कुली वाले केस। जब यूं जाते हैं तो वर्क डन इज 0, जब ऐसे जाएंगे तो वर्क डन 0। तो 3 वर्क 0 है। DE वाला जैसे यहां पे प्रूव किया, cos 90 में 0 आ गया था ना, DE वाला 0 आएगा, F2G भी 0 आएगा, और H से लेके B तक भी 0 आएगा। ये 3 तो 0 आने। ऐसा करते हैं, इन हाइट्स को हम अभी H1, H2, H3 लिख देते हैं। H1, H2, H3। तो A से लेके D का वर्क आएगा mg इंटू हाइट H1, E से F आएगा mg इंटू H2, और G से H आएगा mgh3। बेटा समझ आ गया ना? जैसे पहले कुली वाला केस डिस्कस कर रहे थे, A to C वर्क अपना cos 90 के कारण 0 आ गया, उसी तरह से बेटा DE वाला भी 0 आएगा, FG वाला भी 0 आएगा, और HB वाला भी 0 आएगा। जब ऊपर को जाएंगे तो वर्क होगा, नो डाउट। यहाँ पे mgh1, यहाँ पे mgh2, यहाँ पे mgh3, साथ में वो cos भी आना था, cos 0 को 1 लिख दिया। अच्छा, mg कॉमन निकाल ले सभी जगह से, अंदर बचा H1 प्लस H2 प्लस H3। हाँ जी, साक्षी का आंसर ठीक है। और बच्चे बता सकते क्या आंसर आएगा? H1 प्लस H2 प्लस H3 को क्या लिख सकते हैं? वेरी नाइस, कुणाल का आंसर ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी। तुषार का भी ठीक है बेटा, सभी आंसर ठीक दिया बेटा। तीनों को सम किया तो बेटा mgh आया। अब ध्यान दो बेटा, तीनों बार आंसर mgh आया, तीनों बार आंसर mgh आ गया, विच प्रूव्स कि पाथ 1 के लॉन्ग जाओ, 2 के लॉन्ग जाओ या 3 के लॉन्ग जाओ, हर बार आपको सेम वर्क करना है। अगर वर्क डन हर बार सेम है, दैट मींस इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, दैट वाज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पाथ पे वर्क डिपेंड नहीं करता। चलो रिपीट कर रहा हूं एक बार में। हमने मास m को 3 बार, साथ में नोट करो बेटा अपने आप, बोर्ड से ना देखो, अपने आप लिखना शुरू करो, बेटर रहेगा। एक बार ACB के लॉन्ग लेके गए, उसमें जो AC वाला पाथ था वो हॉरिजॉन्टल था, वो वर्क 0 आ जाएगा क्योंकि cos 90 था। जब ऊपर को चढ़ेंगे C to B तो वर्क आएगा mg, फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट h होगा, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में होगा 0, cos 0 आता है 1। तो जब पाथ 1 के अलोंग गए तो वर्क डन हुआ mgh। फिर पाथ 2 के अलोंग गए, 2 के अलोंग ये डायग्राम जो है पुराना यूज होगा। जो ग्रेविटी है ना वो बेटा इसमें नीचे को खींचती है ऑब्जेक्ट को विद फोर्स mg sin थी, हमने खींच के ले जाना है ऊपर, तो हम भी इतना फोर्स अपवर्ड लगाएंगे। तो फोर्स लगाया mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट दिया s, इसको हमने s लिखा हुआ था, और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो वो 0 आ गया, cos 0 इक्वल टू 1। sin थीटा का वैल्यू पुट कर दिया,
साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एस से एस हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया एमजीएच। तीसरा सिचुएशन था बेटा ऐसे जिगजैग स्टेयरकेस के अलोंग ऑब्जेक्ट को ले गए। इस सिचुएशन में जब ऐसे ऐसे जाओगे 3 बार वो वाले वर्क आएंगे 0 0 0, और इधर को जब जाएंगे वर्टिकली आप तो वर्क आएगा mgh1 फिर mgh2 फिर mgh3। mgh भी दिया कॉमन, h1 h2 h3 का टोटल इक्वल टू टोटल हाइट। तो तीसरी बार भी आंसर mgh आ रहा है बेटा, तीनों बार आंसर सेम आ गया। दैट मींस जो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, एंड में लिख देना बेटा लाइन एक, दैट मींस वर्क डन against gravity in all the 3 cases is equal. That means force of gravity या force of gravitation is conservative in nature. Is conservative in nature. चलिए जब नोट डाउन हो जाएगा पूरा बेटा एक बार चैट बॉक्स में डन लिख देंगे। अंकिता सिंह का हो गया, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट दोबारा बताओ बेटा, सेकंड पार्ट दोबारा। सेकंड पार्ट में क्या किया, जब एक इंक्लाइन पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसको ग्रेविटी का फोर्स नीचे खींचता है, उसका फॉर्मूला है mg sin थीटा। तो हमने भी mg sin थीटा ऊपर क्यों लगाना, तभी खींच के ऊपर ले जा सकेंगे। तो फोर्स अप्लाइड mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड s, एंगल बिटवीन फोर्स, फोर्स इधर को लगाया एंड डिस्प्लेसमेंट 0 cos थीटा 0 लगाया। साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज h by s, s s cancel and you get mgh। डायग्राम में जो जो मैंने पॉइंट लिखे हुए सारे बेटा सही से बनाने हैं। ये वाला डायग्राम नहीं चाहिए होगा पेपर में, सिर्फ यही लगाना है, इसी को यूज करना है। हाँ जी थर्ड पार्ट तो बहुत आसान है बेटा, इधर को जाएंगे तो mg इंटू हाइट, इधर को जाएंगे 0, mgh1 0, mgh2 0, mgh3 0, सबको ऐड कर दीजिए, mg mg कॉमन, h1 h2 h3 को ऐड किया, h आ। चलिए होप क्लियर हो गया है सभी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आज का लास्ट फॉर्मूला फिर मैं करवाऊंगा आपको 3 नंबर, नीचे वाला रब कर देना, हो गया है नीचे। मेरा उल्टा मत नोट कर लेना, ये पहले करना था, पार्ट ए बी सी। कहीं बोलो सर ने वैसे लिखा होगा बोलो। चलिए आज का लास्ट फॉर्मूला फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। आज मुझे डिस्कस करना है कि पावर का फॉर्मूला। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पर सेकंड कितना वर्क किया। स्कूटर जो है ना वो एक गिवन टाइम में 2 या 3 या 4 लोगों को ट्रांसफर कर सकता है स्कूटर, लेकिन बस उतने ही टाइम में ज्यादा लोगों को ट्रांसफर कर देती है। तो वर्क बस ने ज्यादा किया सेम टाइम में, क्योंकि बस के इंजन की पावर ज्यादा है। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर बोलो वर्क डन पर सेकेंड। पर सेकेंड या लिख लो या पर यूनिट टाइम लिख सकते हो। मेरा डिनोमिनेटर मत बना लेना इसको, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस। दो तरह से पावर को डिफाइन कर सकते, निकालना कैसे है, बहुत आसान है। पावर निकालने के लिए वर्क को टाइम से डिवाइड करना है, ये पहला फॉर्मूला है। सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा पंगे नहीं है। और वर्क मैंने बताया आपको फोर्स डॉटेड विद
डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकंड को क्या बोलते हैं? v, वेरी नाइस, वेलोसिटी। तो इसको फोर्स डॉटेड विद वेलोसिटी भी लिख सकते। फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी पावर आ जाएगा। तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या वर्क डन पर यूनिट टाइम, या वर्क डन पर सेकंड। वर्क डन को टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे, पावर निकल आएगी। लेकिन वर्क बड़ी बार लिख चुके हैं, फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट होता है एफ एस कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी होता है। वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल। वर्क का एसआई यूनिट जूल। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड। जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं, या फिर कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं। वॉट लिखना है तो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, और अगर फर्स्ट लेटर यूज करना है तो डब्ल्यू। ये ऐसा यूनिट है। सीजीएस लिख देता हूं। सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट था अर्ग, और टाइम का यूनिट सेकंड। इसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस इसको अर्ग पर सेकंड लिखें। ऐसा यूनिट ऑफ पावर वॉट, और सीजीएस यूनिट ऑफ पावर इज सेकंड। चलिए नोट डाउन हो गया बेटा। अपना न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। उसके लिए मैं ना दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए बेटा फटाफट जरा। चलिए नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड स्क्रीन। चलिए बेटा सेकंड स्क्रीन पे आ जाइए जरा फटाफट। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नजर आ गया आपको ना स्क्रीन पे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा आपकी बुकलेट में। वर्क पावर एनर्जी का जो न्यूमेरिकल असाइनमेंट है उसकी बात हो रही है। वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर है 18। चलिए बेटा, क्वेश्चन है कि एक एस्केलेटर है। एस्केलेटर समझते हैं ना, जो एलांटे मॉल में लगा होता है लोगों को ऊपर ले जाने के लिए। Escalator can take 20 passengers per
मिनट, हर मिनट में वो 20 लोगों को ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर ऑन द सेकंड फ्लोर। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे 20 लोगों को ट्रांसफर करता है हर मिनट में। और एक पर्सन का जो एवरेज मास है, अगर वो 60 केजी है, तो आपको बताना है कि वो एस्केलेटर कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो बेटा बहुत सिंपल, अभी अभी हमने किया ना डिस्कशन कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हाइट h से ऊपर लेके जाना है तो वर्क डन होता है mgh, अभी भी लिखा हमने। तो अगर 60 केजी का एक बंदा है और 20 लोगों को हम एक मिनट में ट्रांसफर करते हैं, तो 60 इंटू 20, इतना मास आपने ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो जी तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम जी को अभी 9.8 ले लेते हैं। और हाइट जो है वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की है 5 मीटर, तो हम लोगों को 5 मीटर अप ट्रांसफर कर रहे हैं। जी का वैल्यू 9.8, तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा 20% को ट्रांसफर करने के लिए, वो होगा उनका मास इंटू जी इंटू हाइट, जिससे हम उसको ऊपर ले गए। वही केस है ना कुली वाला केस, बड़ा मैंने बताया था, ऐसे जाओगे कोई वर्क नहीं होना, ऊपर को जाओगे वर्क करना है एमजीएच, वही करना पड़ेगा। तो एम 1200, जी 9.8, हाइट 5 मीटर, और ये वर्क कितनी देर में हुआ, कितने टाइम में हुआ। हाँ जी बेटा ठीक निकाला है आंसर, अंकिता का आंसर ठीक है बेटा, अंकिता सिंह करेक्ट आंसर। जो कर सकते हैं अपने आप बेटा कैरी आउट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब हमने ना वर्क डन को बेटा टाइम टेकन से, टाइम लगा है 1 मिनट, लेकिन ये मिनट जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, इसके ना आप सेकंड बनाइए बेटा। तो 1 मिनट में आएंगे 60 सेकंड, तो वर्क डन को टाइम से डिवाइड करना था। टाइम का वैल्यू आपने 1 मिनट को चेंज करके ना 60 सेकंड बना देना बेटा। अब जरा सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। कैरी ऑन। जिन बच्चों के पास बुकलेट अभी नहीं है बेटा, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। जिनके पास अभी बुकलेट नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है निकाल दिया है। और भी कुछ बच्चों ने, शास्त्र सुनील सही आंसर है बेटा, साक्षी सिंह का भी ठीक है, इजी है, कुछ ज्यादा पंगे नहीं है। कैरी ऑन, सिंपल है, वर्क डन को टाइम से डिवाइड करना है बस। वर्क डन mgh, हर्ष पे ठीक है बेटा आपका भी। जी का वैल्यू 9.8 यूज करना है। अंकिता चैटर्जी ठीक है, विश्वजीत का ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए तो 980 आंसर आ गया, ठीक है बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा क्वेश्चन चेंज कर दो फिर, सभी को समझ आ गया। जूल नहीं लिखना बेटा, वॉट लिखना है। अभिजीत बेटा यूनिट इज वॉट, पावर का यूनिट वॉट लिखना है। 980 वॉट, आशीष सिंह ठीक है बेटा आपका भी। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ बेटा। 3 क्वेश्चन करने हैं हमने, एक हो गया है, 2 और है, और एक मैं होमवर्क आपको सेंड करूंगा, वो अपने आप कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो सिंपल है बिल्कुल। चलिए जिसके पास क्वेश्चन नहीं है बेटा या बुकलेट नहीं है अभी, वो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मुश्किल तो नहीं था ना, एमजीएच करना है जब आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करना है, तो वर्क डन इज एमजीएच। बस वर्क डन को बेटा टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, पावर निकल आता है। चलिए अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। एक पंप है बेटा, हम पंप लगाते हैं ना अपने घर में बेटा, घर में एक टैंक बनाया होता है ग्राउंड फ्लोर पे, कई बार पानी ऊपर नहीं चढ़ता, तो हम नीचे एक टैंक बना लेते हैं, उसमें पानी स्टोर कर लेते हैं, उसमें तो पानी आ जाता है नीचे, तो ऊपर नहीं चढ़ा, तो एक मोटर लगाई होती है पंप, ग्राउंड फ्लोर से पानी को टॉप फ्लोर पे पहुंचाने के लिए। उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक पंप है ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग पे, जो कि 30 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया बेटा आपको 30 मीटर क्यूब,
पानी को छत पे पहुंचा देता है 15 मिनट के अंदर। तो अगर टैंक जो है वो ग्राउंड से 40 मीटर हाइट पे है और पाइप की और जो इंजन की एफिशिएंसी है पंप की वो 30% है, तो पंप कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिक पावर कितना कंज्यूम करेगा। चलो पहले तो पावर की बात करते हैं सेम वे। इस बार बेटा हमें ना मास नहीं दिया, हमें ना वॉल्यूम दिया है 30 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को जैसे वो डेंसिटी होती थी ना, डेंसिटी याद आया आपको, डेंसिटी होता था मास बाय वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए हमें डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो वैसे दिया नहीं है, आप एक काम करो सारे बच्चे बेटा, एक ना जो आप अपनी फॉर्मूला बुक मेंटेन कर रहे हो उसमें ऐड करो बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब क्यूब मेरा तो इधर ही लगेगा, आप अपना मीटर का क्यूब करना है बेटा, पावर ऊपर लिख ले देना। और यही डेंसिटी जो है अगर मुझे सीजीएस सिस्टम में लिखनी हो, ये तो मैंने एसआई में लिख दी बेटा, सीजीएस सिस्टम में अगर ग्राम और सेंटीमीटर में लिखना होता तो फिर ये सिर्फ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। दोनों वैल्यू नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आती रहेंगी। वाटर की डेंसिटी एसआई सिस्टम में यहां तो नहीं लिखा, आपको याद करना बेटा, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, और अगर ग्राम सेंटीमीटर में निकालनी है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम। हाँ डेंसिटी मास में वॉल्यूम होता है नो डाउट, तो मास किलोग्राम में बेटा वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अगर मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, वही चीज है, सेम ही है, उसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ओके ये तो मास आ गया जो हमने बेटा ग्राउंड फ्लोर से छत पे पहुंचाना है, और हाइट है छत की 40 मीटर। जी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए जी लगाया और एच लिख दिया, तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो तो समझ गए होंगे, अभी अभी लिखा हमने mgh। पानी को ऊपर शिफ्ट करना है तो वर्क डन mgh, मास आ गई, जी का वैल्यू आ गया, एच आ गया। अभी सॉल्व मत करना इसको, ऐसे ही रहने दो। अभी पावर, ये जो वर्क हुआ ये कितने टाइम में हुआ, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 15 मिनट। 15 मिनट के बेटा बनाएंगे सेकंड, ये आपने जूल में लिखा ना, तो टाइम तो सेकंड में लिखोगे बेटा। तो वर्क डन को उठा के मैंने यही लिख दिया, नीचे टाइम को मैंने 15 मिनट के सेकंड बना दिए। अब देखो जरा 15 और ये 32 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2000। बाकी आपकी मर्जी है, कुछ और तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। 22 40 होते हैं और 23 60 होते हैं, ये मैंने काट के इतना लिख दिया। अभी बाकी कैलकुलेशन मत करना, वो एंड में करेंगे। अब बात आ रही है एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी, जो बेटा मोटर है ना, मोटर को जो हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मोटर को जो हमने पावर दिया वो कहाँ कहाँ यूज हुआ। नंबर 1 वो वर्क करने में यूज हुआ। नंबर 2 मोटर में से कुछ आवाजें आती हैं, साउंड एनर्जी भी बनेगी। और मोटर को हाथ लगा के देखें तो वो थोड़ी गर्म भी होती है बेटा, 3 तरह की एनर्जी बन रही है। मोटर को जो हमने पावर दिया ना उसका कुछ हिस्सा वर्क में गया, कुछ हिस्सा उसका बेटा साउंड में चला गया, मोटर में से आवाज भी आती है, और कुछ हिस्सा जो है वो बेटा हीट में चला गया, मोटर गर्म भी होती है। तो हमें निकालना है कि मोटर जो है उसको इनपुट पावर कितना देना पड़ेगा। देखो जो इनपुट पावर थी ना बेटा, उस इनपुट पावर में से कुछ हिस्सा वर्क करने में चला गया, कुछ हिस्सा साउंड में चला गया, कुछ हीट में चला गया। जो वर्क है वो हमारा आउटपुट है बेटा, आउटपुट।
हम तो मोटर से यही चाहते थे ना कि मोटर हमें सिर्फ पानी ऊपर चढ़ा के दे। हमने थोड़ी बोला भी आवाज भी करो, हमने नहीं बोला कि भी गर्म भी हो जाओ। तो ये आउटपुट जो है ये हमारा जो रिक्वायर्ड काम था ना वो ये किया इसने, बाकी की एनर्जी इसने साउंड में और हीट में वेस्ट कर। तो अगर इनपुट बेटा मान लो थी 100 वॉट, तो इसका मतलब हुआ कि 30 वॉट तो हमें मिले पानी को चलाने के लिए, और बाकी की जो एनर्जी है लेट अस से 20 वॉट साउंड में चली गई, और 50 वॉट बेटा चले गए हीट में, जो कि हमारे काम के नहीं थे। तो हमें तो 100 में से 30 एनर्जी मिली ना, 30%। इसलिए क्या लिखा, पंप की एफिशिएंसी इज 30%। तो आउटपुट जो है वो इनपुट का 30% ही है। 100 में से सिर्फ 30 वॉट हमें मिलते हैं अपना काम करने के लिए, बाकी की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो हमें पूछा कि इनपुट एनर्जी क्या दोगे, तो बेटा वेरी इजी, अगर आउटपुट 30 है तो हमें इनपुट 100 देना पड़ेगा। अगर आउटपुट 1 है तो इनपुट देना पड़ेगा 100/30। और अगर हमारा आउटपुट इतना है, पी आउटपुट, तो इनपुट क्या होगा, इसको अभी हम 100/30 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे यूनिटरी मेथड के चक्कर में मत पढ़ना, मैं आपको सीधा फॉर्मूला दे रहा हूँ। आप एक बार ना जो मैंने लिखा है यहाँ पे उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला हिस्सा हट जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक्स्ट्रा इंक रिमूव कर देता हूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं एक्स्ट्रा रब कर रहा हूँ बेटा। ओके, अब एफिशिएंसी जो थी वो होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100। हमें इनपुट पावर निकालना है, एफिशिएंसी हमें दी है 30%। आउटपुट की जगह मैंने चेक करो ये सारा उठा के इधर पुट कर दिया, इज इट ओके? ये जो आउटपुट था ना ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनपुट मुझे निकालना है, इनपुट को ले जाओ लेफ्ट पे, ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। 30 को ले जाओ राइट पे, ये 30 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बाकी का बेटा सॉल्व कर देना। आप अब आंसर लिख लो क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है। तो एक बार इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा फिर से, और एक बार खुद से बेटा कैरी आउट आपने अब करना है एक बार। ये क्वेश्चन भी कई स्कूल्स में आ चुका है, ये क्वेश्चन कई स्कूल्स में आ चुका है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है बेटा, हर जस्ट बेटा सही आंसर है आपका। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, मोमेंटम को 50% अगर बढ़ा दिया, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुकलेट में, तो कितने परसेंट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, सिमिलर क्वेश्चन बेटा जेई में भी आते हैं बिल्कुल आते हैं, पढ़ाऊंगा वो भी बेटा। चलिए अगर मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट चेंज होगी, दैट इज द क्वेश्चन। चलिए तो मैंने एक टेबल आपके सामने लिख रहा हूं, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यूज है। आराम से समझो क्या क्या किया। इनिशियल मोमेंटम अगर P था तो फाइनल मोमेंटम, नया मोमेंटम P में हमने 50% और ऐड करना है, P में 50% का इंक्रीज करना है। परसेंट होता है आउट ऑफ 100, तो इसको बेटा 50/100 ऑफ P लिख लो, ऐसे नहीं लिखना। चलो एक और काम करो, समझो। अगर पहले कोई चीज 100 थी तो उसको कितना बढ़ाया गया, 50। अगर कोई चीज पहले 1 थी वो कितना बढ़ाया गया उसको, 50/100। अगर पहले कोई चीज P थी उसको कितना बढ़ा दिया, 50/100 इंटू P। तो पहले P था इतना बढ़ा दिया बेटा, ये मत लिखना, ये तो वैसे फालतू का है। P में 50% और ऐड कर दिया बेटा, इसको काट दो, 2 पे आ जाएगा, कट जाएगा, 2 आएगा नीचे। तो P में P/2 और ऐड कर दिया। 1.5 होता है 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें।
तो पुराना मोमेंटम अगर p था तो नया मोमेंटम 3p/2 है। अगर पुरानी काइनेटिक एनर्जी, आज लिखा फॉर्मूला हमने ना p²/2m, अगर पुरानी काइनेटिक एनर्जी p²/2m थी, उसको मैं k लिख रहा हूं, तो नई काइनेटिक एनर्जी होगी नए मोमेंटम का स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, नया मोमेंटम यानी 3/2p का हमने स्क्वायर कर दिया। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, p का स्क्वायर तो कर देते हैं, 3/2 का नहीं करते बेटा। ध्यान रखना, 3/2 का भी स्क्वायर होना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, बाकी तो पुराना ये चेक करो, p² भी है, 2m भी है, इधर भी p² था, 2m था। तो इस p²/2m को वापिस हमने k लिख दिया। पहले भी k लिखा था ना p²/2m को, अब भी मैंने p²/2m को k लिखा। दोबारा देख लो स्टेप्स में से क्या किया। इनिशियल मोमेंटम p था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आज का फॉर्मूला p²/2m। मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया, 50% होता है आधा, यानी p में p का आधा और ऐड कर लिया, तो नया मोमेंटम हो गया 3/2p। जब मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो बेटा p का स्क्वायर जो था वो अब 3/2p² होगा। तो नया मोमेंटम जो है 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, तो नया जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 9/4 टाइम्स हो चुकी है। अब हमें पूछा है परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे आप परसेंट लॉस परसेंट गेन निकालते थे क्लास 8th में, क्लास 9th में, आपको निकालना है परसेंट इंक्रीज। बेटा इतनी काइनेटिक एनर्जी अब है, पहले k थी, तो जो इंक्रीज आया काइनेटिक एनर्जी में, जो चेंज आया ना, उसको ओरिजिनल से डिवाइड करना होता है कि पहले कितनी थी, इनटू 100 करना होता है, वो परसेंट चेंज आ जाता है। बहुत सिंपल है, चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड इनटू 100 कर देंगे, वो आएगा परसेंट चेंज, यही निकालना है। तो परसेंट चेंज होता है चेंज या इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। अब चेंज कितना आया बेटा, नई एनर्जी होगी 9/4 के, नई 9/4 के, ओरिजिनल थी k, 9/4 के में से k माइनस कर लो, चेंज आ गया, चेंज को पुरानी वैल्यू से डिवाइड कर दो ओरिजिनल से, k कॉमन, 9/4 में से 1 माइनस करेंगे 5/4 आ जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो इतना ही है, k से k कैंसल, 5/4 को इंटू 100 करेंगे तो 125% आएगा। यश का आंसर गलत हो गया बेटा थोड़ा सा, 125%। चलो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। दैट वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आएगा एक 5 स्टार टॉपिक, कोलिजन। नेक्स्ट क्लास में आ रहा है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्राइडे को। उसमें क्लास के 2 पार्ट्स रहेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है कोलिजन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ वीडियोस मुझे ऐड करने पड़ेंगे, वो मिलेगा आपको यूट्यूब पे, लिंक आपको सेंड कर दूंगा मैं। और जो दूसरा पार्ट है उसके बाद आपने फिर जूम पे लॉगिन करना है। न्यूमेरिकल्स जो है वो शुरू होंगे 6:30 पे, जूम पे स्टार्ट होगी क्लास फिर से। तो उस दिन 2 क्लासेस हैं, फर्स्ट पार्ट 1 आवर का यूट्यूब पे, और सेकंड 6:30 से लेके 7 o'clock तक आपको जूम पे। चलिए, होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ वी कैन लॉग आउट। कुछ कहना चाहते हैं तो मैं माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं बेटा, आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। जो बच्चे लॉग आउट करना चाहते हैं लॉग आउट कर सकते हैं। सर पिछले क्वेश्चन में सर पावर का समझ नहीं आया। पिछले क्वेश्चन में पावर नहीं समझाया, पीछे लेके आते हैं, है ना। एक्स्ट्रा इनको रिमूव कर दे पहले। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके। हाँ जी, हाँ जी, अब बोलो बेटा जी। पावर निकालने के लिए ना वर्क को टाइम से डिवाइड करना होता है, तो हमें पावर आउटपुट का मतलब क्या होगा? हाँ, आउटपुट पावर बेटा मैंने बताया आपको कि जब हम मोटर को चलाते हैं ना, तो मोटर की जो आवाजें निकलती हैं उसमें से मोटर गर्म हो जाती है। तो मोटर को जो हमने ना इलेक्ट्रिकल पावर दी, वो इलेक्ट्रिकल पावर 3 जगह डिवाइड हो जाती है।
हमने उसको इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल पावर, मान लीजिए 100 वॉट दिया था बेटा, हमने दिया 100 वॉट। उस एनर्जी से एक तो वर्क हुआ बेटा, पानी उपज रहा है उसने, उसमें लग गए 30 वॉट। कुछ एनर्जी बेटा साउंड में वेस्ट हो गई, वो एनर्जी वेस्ट हुई 20 वॉट। और कुछ एनर्जी जो है वो मोटर गर्म हो गई, कुछ हीट में चली गई, वो थी 50 वॉट। तो हम कहेंगे कि मोटर की जो एफिशिएंसी है, आउटपुट पावर है, वो 30 वॉट है, इनपुट पावर थी 100 वॉट। बोलो बेटा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आउटपुट 30 वॉट निकली, जो हमने जो काम मांगा था ना उससे करके दो, वो 30 वॉट ही किया उसने, बाकी की एनर्जी मोटर ने वेस्ट कर दी साउंड में और हीट में। हमने दिया था 100 वॉट उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, लेकिन उसने हमें जो करके दिया काम वो 30 वॉट किया, बाकी की एनर्जी वेस्ट हो गई। हाँ जी, क्या बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? ये उसी को ओके सर। हाँ, उसी को एफिशिएंसी कहते हैं कि हमने जो उसको पावर दी उसका कितने परसेंट उसने हमें वापस किया वर्क की फॉर्म में, वो 30% था। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन बेटा? स्टूडेंट्स कैन डू आस्क बेटा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। चलिए नो डाउट, चलिए ठीक है, फिर लॉग आउट करें। सर हाँ जी हाँ जी, प्लीज बोलो जी। हाँ जी हाँ जी। सर ये जो आपने एफिशिएंसी वाला लिखा था एक बार फिर से समझाना प्लीज। ये पावर आउटपुट और वो अलग आ गया। स्टेट में फॉर्मूला है, जितना उसने आउटपुट दिया 30 वॉट वो न्यूमरेटर में, और जो हमने उसको इनपुट दिया वो डिनोमिनेटर में। 30/100 इंटू 100 करेंगे तो 30% आएगा आंसर। इसका मतलब है कि जो हम उसको 100 वॉट देंगे उसमें सिर्फ 30 वॉट ही वो हमें काम करके देगी, बाकी की एनर्जी को वेस्ट कर देगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। हाँ जी, और कोई डाउट है किसी बच्चे का बेटा? प्लीज डू आस्क। सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया था न्यूमेरिकल्स में, उसका आंसर क्या था? मेरा आंसर गलत आ रहा था। गलत आ रहा था? लो आपके सामने कर, ये आंसर आ रहा 980 वॉट आ रहा, 980 वॉट। ओके सर। चलिए ठीक है बेटा, लॉग आउट कर सकते हैं फिर।